अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, आइंदा माली साल का जो बजट है उसकी तैयारियों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। और अगर हम बात करते हैं माशी सूरत हाल की, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं ज़ाहिर है इस वक्त आवाम के मीशत को लेकर और जो लोगों के अपने माली हालात हैं उनको लेकर। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी खबरें आने का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो गया है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि कल जो है वो कमी की गई, पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में कमी की गई। ऑल्दो अभी भी ये एक सवाल किया जा रहा है और एक कंसर्न है आवाम का कि इसको मजीद भी किया जा सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह के माशी मामलात हमारे मुल्क में इस वक्त हैं, फेजेस के अंदर भी अगर ये बेहतरी आवाम तक ट्रांसफर की जा रही है तो हमें इसे एक अच्छी जो है वो डायरेक्शन के अंदर आगाज समझ लेना चाहिए कि हमारा जो सफर है उसका आगाज हो गया। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो इस वक्त की माशी सूरत हाल है। आने वाले बजट की रोशनी में जो इस तरह की चेंजेस जब आती हैं पहले, तो क्या उस पर उसका कोई इम्पैक्ट होता है। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ये वाली जो कमी होती है इसको बार बार IMF के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। उसका जो प्रोग्राम अभी हमने जो रिव्यू में है हम उसके हवाले से बात की जाती है। IMF को लेकर भी हमने देखा कि कुछ बातचीत जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें एक स्टेटमेंट जो IMF की तरफ से आई है, जो कि बहुत सारे जो माशी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि वेरी अनलाइक ऑफ IMF, वो इस तरह से किसी भी मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर कॉमेंट नहीं करते। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जाना कि जो इंटरनल पोलिटिकल सिचुएशन है हम जरा उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि ये हमारी अंदरूनी जो सूरत हाल है उसके अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ हम इसको समझते हैं। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि IMF प्रोग्राम जो अभी ऑन गोइंग है इसका क्या मुस्तकबिल नजर आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की इंडिकेशन दी है कि हम एक नए सिरे से एक नए IMF प्रोग्राम के हवाले से जो है वो हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम अगर सियासी मामलात के हवाले से बात की जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो पोलिटिकल अरीना है उसके अंदर कुछ नए पोलिटिकल कुव्वतें जो हैं वो शायद कदम रखने के बारे में इस वक्त सरगर्म दिखाई देती हैं, जिसके अंदर जो चेहरे हैं शायद वो पुराने होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस हो जाएं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सजाद मीर साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। पेट्रोल डीजल कीमतों में कमी, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ज़रूर बात की जाए, क्योंकि जहाँ पर इस चीज़ को एक रिलीफ कंसिडर किया जाता है वहीं पर आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत से अनासर हैं जो हर चीज़ के अंदर तनकीद का पहलू भी निकाल लेते हैं कि ये जो कमी है ये ज़्यादा हो सकती थी इससे। देखिए, कमी तो ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो, सवाल तो ये पैदा होता है। हाँ। तो जो सवाल आपने उठाया है और बहुत बुनियादी उठाया है वो IMF का है। जी। और जिस आयशा गौस पाशा की जिस आपने बयान का हवाला दिया है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली बार ये कहा है गोया कि भाई हमारे पास प्लान B भी है, और ये कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं है। यानी 1 महीना रह गया जून में बजट आने का और आप 10 महीने से 8 महीने से लैतलाल से काम कर रहे हैं। अब हमने ये भी कह दिया कि अगली जो आपसे नेगोशिएशन होनी उसकी तैयारी करो, इसके बारे में आप चुप है। मुझे याद है, पता नहीं ये शहबाज शरीफ ने जाती मुलाकात में बात करते हुए कहा था, या कहीं और रिकॉर्ड भी है, कि उन्होंने कहा था कि जो अगर वो शराइत बता रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं, अगर बयान करूं तो शायद आपके कानों से धुआं निकलने लगे जी। और अब लोगों को मालूम है कि ये IMF जो है सारी सियासी शराइत जो मगरब के ब्लॉक की है वो पेश कर रहा था। क्या थी? हमारा एटम बम के हवाले से शायद एक बार इशारा हुआ था, जहां हमारी अस्करी कुव्वत को कम किया जाए, इस बार भी एक आध बार इशारा हुआ है। तो वो बातें कर रहा है जो अनथिंकेबल है। हाँ। वो हमें स्क्वीज करता आ रहा है 8-10 महीने से। और सागदार ने ठीक कहा है, हम कोई बेकारी नहीं है, हम IMF के मेंबर हैं। और ये ठीक आयशा गौस पाशा ने बात की कि इसमें IMF का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। यही बात गालिबन वजीर आजम ने उनको कन्वे की है। हमारे पास प्लान B क्या है? लोग कहते क्या होगा आपके पास? यकीनी तौर पर बेहतर तो यही है कि IMF का प्रोग्राम चल पड़े, ठीक चले, उसके साथ हमें कुछ रिलीफ मिले, इंटरनेशनल इदारे हमारी कुछ मदद करें। ये ठूस बात है, लेकिन ये भी अब दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान ने दूसरी समत भी देखना शुरू कर दिया है। हाँ। रूस से तेल का आना, और ये बात ना मालूम होना इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये इस बात का लिंक है कि चीन इस खित्ते में एक बड़ी ताकत है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अब शायद आर्मी चीफ के दौरे के बाद ये तासुर पैदा हो रहा है कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं, बल्कि चीन कह रहा है कि भाई आपने तो हमाकत की थी, गलती की थी,
आपकी पुरानी हुकूमत ने की थी, किसने की थी कि सी पैक को रोल बैक किया था। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा होता है आईएमएफ में, ये हुकूमत कह नहीं रही, उसे कहना भी नहीं चाहिए, आईएमएफ को फ्रंट करना नहीं है, तो ये कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो शायद हम आपके साथ खड़े हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त खित्ते के हालात बदलने वाले हैं और बदल रहे हैं। हमारी मुआशी सूरत हाल भी शायद बदलेगी। ये नहीं है मतलब कि आईएमएफ को छोड़ के लड़ाई करके चीन की तरफ चले जाओ। मतलब कहने का ये है कि अब बिल्कुल आप तनहा इस खत्ते में अपने आप को महसूस नहीं करोगे, ना करें। ना अच्छा इकोनॉमिक सर, फील्ड में। ऑल्टरनेट जो सोर्सेज जिनकी तरफ आपने इशारा किया, मैं उन पे भी बात करूंगी तफसील से, लेकिन बिफोर आई मूव ऑन थोड़ा सा इस पे मैं जरूर चाहती हूँ आप एक कमेंट के। आईएमएफ सब्सिडी लगाएं ना लगाएं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके ऊपर तो वो कमेंट करते ही रहते हैं, अपनी राय देते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। सियासी सिचुएशन के ऊपर सर वो इस तरह से कमेंट किया करते हैं दुनिया में ममालिक के ऊपर, उसके पीछे आपको क्या फैक्टर समझ आता है? नहीं जी, जैसे जैसे फेटफ ने भी किया था ऐसे कमांड किया करते हैं। और जिस तरह की रेटिंग अचानक हमारी कम करनी शुरू कर दी थी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारों ने कभी किया करते हैं। ये तो मगरबी ब्लॉक का हम पर इसरार है कि एक तो हम सी पैक से अलग रहे हैं, हम चीन से अलग रहे हैं, चीन से खौफजदा है इस वक्त। और दूसरी बात है कि आईएमएफ दो बातों पर इसरार कर रहा है जहां तक मुझे अंदाजा है कि फूड और फ्यूल, इन दो चीजों पर आप सब्सिडी नहीं देंगे। और भाई ये नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा, मुल्क के गरीब आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? तो हमारी हुकूमत ने ये कोई इलेक्शन बजट नहीं है, बल्कि हुकूमत ने तय कर दिया भी इनफ इज इनफ। हमने आपकी सारी बातें मानी है, हमें अपने रेवेन्यू के सिस्टम को ठीक करना है, हमने अपने रेवेन्यू की प्रोसीज को बेहतर बनाना है, हमें अपनी आमदनी में इजाफा करना है, हमें कंट्रोल करना है अपने सिस्टम की, सब बातें ठीक है। लेकिन कि आप क्या रोज नई नई बातें लेकर आ रहे हैं? तो सियासी एजेंडा है जो लेकर आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हम कम से कम इसके साथ चलने के लिए मुश्किल है, तैयारी नहीं है, हम इस पर तैयार नहीं है। और इसमें यह फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। हम अपने नुकसान से इनकार नहीं करते, लेकिन आईएमएफ भी के लिए भी ये अमर नुकसानदेह होगा कि अगर वो पाकिस्तान को बेल आउट नहीं करता और उसमें दूसरी ताकतें इसकी जगह ले लेती हैं, तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन इस खत्ते में बदल रही है वो उसमें उसको गोया हेल्प करेगा। और चीखते हैं बहुत कि चीन हमसे पूछे बगैर मुल्कों में इन्वेस्ट करता रहता है, आप उसको हमारे साथ मिलकर करना चाहिए, वहां करना चाहिए, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं हमें भी और मेरे ख्याल में बड़ी ताकतों को भी। अब हमने तेल रूस से लिया, क्यों लिया? बिल्कुल ठीक है। चलो इससे मजीद बात करते हैं। मैं जरा डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। डॉक्टर चीमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप ये जो सूरत हाल है, इसको जो बात अभी कर रहे थे सजाद मीर साहब, आईएमएफ प्रोग्राम से मुमालिक डिफॉल्ट करते रहते हैं, ये तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ प्रोग्राम्स माजी में हम भी मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन आईएमएफ के फोल्ड के अंदर एक दफ़ा आप आ जाएं और आईएमएफ रेजिस्ट करे, ये थोड़ा सा अनहर्ड ऑफ है, कम होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बात कर रही हूँ। और साथ साथ ये भी कहिएगा कि ये जो बात है, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही आईएमएफ को कि ये जो बात कही गई है ये दुरुस्त है, नुकसान दोनों साइड्स का होगा। देखिए यशवीन, गुजारिश ये है कि मोहतरम सजाद मीर साहब ने जो तजिया फरमाया है मुझे उससे इत्फाक है। उन्होंने बिल्कुल सही नुकात की तरफ निशानदेही की है। गुजारिश ये है कि आईएमएफ जो है वो उनकी हैसियत आप ये देखें इस तरह है जैसे आलमी साहूकार हैं। ऐसे आलमी साहूकार हैं जिन्हें आवाम के दुख दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई उनको एहसास नहीं है यहाँ वहाँ आवाम पे क्या बीतती है, वो किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। उनको अपने कर्ज़े देने से और वापस लेने से है, और साथ ज़ाहिर है कि अपने इंटरेस्ट से कर्ज़ है उनको। और फिर उनको जो उनके हैंडलर्स हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका और कुछ दीगर ममालिक हैं और कुछ लॉबीज़ हैं जिनके वो ज़ेर असर हैं, ज़ाहिर है उन्होंने उनके मफादात देखने हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मफाद नहीं देखना। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि इन आलमी साहूकारों के चुंगल से जितनी जल्दी हम निकल सकें उतना ही बेहतर है, और तभी हमारी जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी सियासी क़यादत बशमूल पीटीआई की क़यादत के सबको मिल बैठ के कौमी मफाद में सोचना चाहिए और फ़ैसला करना चाहिए कि हमने इन आलमी साहूकारों के चुंगल से कैसे निजात हासिल करनी है। दूसरी बात यह है जो आपने कहा कि क्यों हम ये है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों पेशरफ्त नहीं हो रही, तो बात यह है कि उनकी बेशुमार हम नाजायज़ शराइत भी मान चुके हैं। पीटीआई गवर्नमेंट ने उनके साथ जो मुआहदा किया जिससे बाद में मुकर गए, लेकिन यह है कि ये उसी का किया धरा है, उसी पे वो इसरार करते रहे हैं। अब ये है कि वो जो शराइत हैं
जिनसे आवाम का जीना और मुश्किल हो जाएगा, वो कैसे हम मान सकते हैं? कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको आवाम के दुख दर्द का एहसास है, जिसने जाना है आवाम के पास वोट लेने के लिए, उनका इत्मीनान हासिल करने के लिए, वो कैसे इस तरह की शराइत मान सकते हैं? इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक नए मुआहदे की तरफ जाना चाह रहे हैं, और ये है कि वो ऐसा हो जिसमें यह है कि ठीक है IMF की जो जायज़ शराइत है उनको माना जाए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए, उनका जीना मज़ीद मुश्किल ना कर दिया जाए। पहले ही वो बहुत मुश्किल में है, तो उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो इस तरह के हम ये कि इस तरह के मुआहदों से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो बात यह है कि हम उनकी जायज़ शराइत बहुत मान चुके, अब यह है कि हमें इस हद तक मजबूर ना किया जाए कि फिर यह है कि हमारे पास कोई और रास्ता ना हो। देखें, जिस तरह मीर साहब ने फरमाया, मुतबादिल रस्तों की तरफ तो देखना ज़ाहिर है कि हमारा एक हक है, और अगर ये है कि ये हमें इस तरह दीवार के साथ लगा देंगे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा बजाय इसके, सिवाय इसके कि हम ये है कि मुतबादिल जो है वो मुतबादिल रस्तों में भी कोई सब्सटैंशियल चीज़ है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमें जो है वो ब्रीदर मिला है, जो मुतबादिल हम ऑप्शंस की बात करें, लेकिन क्या सब्सटैंशियल इतना ब्रीदर मिला है कि हम बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने के बारे में सोचा है? नहीं, हम ना डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं। हमने तो देखें, बात यह है कि हम उनसे कह रहे हैं कि आपने लोन देने हैं, आपने लोन वापस, हम ये है कि हम कौन सा आपसे कोई खैरात मांग रहे हैं? आप ये है कि ये अगर आप इस तरह इनकार करेंगे तो ये इसमें आपका भी नुकसान है, बिलाखिर हमारा भी नुकसान है। अब ये है कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको पेश नजर रखते हुए हम जायज़ शराइत आपकी जो है मानने के लिए तैयार हैं, और हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको हमें ही डील करने दिया जाए, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज़ का। अच्छा, जुल्फ़िकार बदर साहब से बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। ऑल्दो कोई बहुत सब्सटैंशियल इससे फ़र्क नहीं शायद पड़ता होगा, लेकिन एक तो रुपए की कदर में जो इजाफा हुआ, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो कमी हुई, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत वो जो एक ग्रिम सिचुएशन होती है उसके अंदर हमें कहीं रोशनी, कोई उम्मीद की किरण मिलना शुरू हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं समझता हूँ ये जो डॉलर को बैलेंस करने के लिए रुपए की कदर बेहतर हुई है, और ये जो डॉलर और डीजल, ये जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम हुई है, मैं समझता हूँ ये अवाम को वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो अखराजात हैं उसके अंदर कमी हुई होगी। और पिछले 15 दिन पहले भी एक जो है स्लैश डाउन हुआ था पेट्रोल की प्राइसेस में, उसके बाद इसमें इस स्लैश डाउन की बाद काफी ज्यादा मैं समझता हूँ फर्क पड़ गया होगा लोगों के हालात में, क्योंकि जिनका खर्चा एक नॉर्मल रूटीन से हटके शुरू हो गया था उनको थोड़ा सा कुशन मिला होगा। लेकिन इस हुकूमत को और बहुत सारे इकदाम करने की जरूरत है, जिधर आम आवाम, आम आदमी को नॉर्मल घर के जो होम अफेयर्स को चलाने वाले मसाइल हैं, वहां पे उनके अखराजात हैं, उसके अंदर लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है, ताकि लोग अपने गिवन रिसोर्सेज के अंदर रह के अपना जिंदगी गुजर बसर कर सकें। क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि लोगों का बड़ा मसाइल इतने ज्यादा हो गए, खास तौर पे फाइनेंशियल, के लोगों के जीना दोबर हो गया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो मजीद खुशखबरियां, मजीद ऐसे स्टेप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर प्राइसेस और दीगर चीजों पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो IMF के साथ प्रोग्राम है, ये इमरान खान साहब ने जो पहले 10 माह IMF के पास नहीं गए थे अपनी हुकूमत में, उसके बाद जब गए तो हालात इस तरह के थे कि IMF ने अपनी मर्जी का एग्रीमेंट करवाया। और ये हुकूमत और माजी की तमाम हुकूमतें, अभी तक कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने अपना हाउस इन ऑर्डर करने के ऊपर फोकस नहीं होगा। जब मैं हाउस इन ऑर्डर की बात करता हूं तो मैं अपने रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर बात करता हूं कि हमारा लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात ना करें, आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें। 1% ऑफ द पीपल, लेस देन 1%, वो डायरेक्ट टैक्स पे करें। अगर हम रेवेन्यू बढ़ा के कोई 20, 30, 40% पे ले जाते हैं तो मैं समझता हूं वी विल बी एबल टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ये तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का इस मुल्क में मसला रहा है, किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। इस मुल्क का टैक्स सिस्टम है ही रिग्रेसिव, आप डायरेक्ट टैक्सेस पे कभी फोकस ही नहीं करते। सैलरीड क्लास और इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारे दो एवेन्यूज है। हमारा सारा फोकस हर हुकूमत का इस मुल्क में इन्हीं दो एवेन्यूज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक सवाल ये करना चाहती हूँ, 12-13 जमातें आप लोग इस वक्त इत्तेहादी हैं, हुकूमत में हैं। सर, जो नहीं आना चाहता मुज़ाकरात के लिए वो ना आए। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इस वक्त कोई फोरम डिजाइन करने की जरूरत है जहां पे आपकी सभी जमातों के जो फाइनेंशियल माइंड्स हैं उनको यकजा किया जाए, एक जगह बिठाया जाए, और IMF और नो IMF और ये सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए एक प्लान B जो है वो बनाया जाए, उसको तरतीब दिया जाए?
बिल्कुल, इसके अंदर सिर्फ ये कि हमारी जो इत्तेहादी कोलिजन पार्टीज हैं, सिर्फ उनको नहीं, इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिस्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटीज हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं और लोकल ट्रेडर्स हैं, उन सबके नुमाइंदों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के साथ बैठा के एक ऐसी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए जिसके बाद हुकूमत चाहे किसी की भी हो उसी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन के अंदर बेहतरी आएगी, बढ़ेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा आपके रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, आपके मुल्क के हालात बेहतर होते जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ इस मुल्क को अगर IMF से प्रोग्राम से आपने छुटकारा हासिल करना है और लोगों के साथ एक इज्जतदाराना रिलेशन मेंटेन करना है, बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए यही चीज फोकस है कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। और हाउस इन ऑर्डर सिर्फ एक चीज से हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल बेहतर हो, और इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है जब हमारे रेवेन्यू में इजाफा हो, और रेवेन्यू में इजाफा तब होगा जब हमारे जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वो टैक्स देना शुरू कर दें, और उनको वो एक जो है कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो उनको उस तरह तंग नहीं किया जाएगा जब वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे लोकल ट्रेडर्स को जानता हूं जो अरबों खरबों की ट्रेड करते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते। तो ऐसे लोग तमाम मुल्क के अंदर छोटी बड़े शहरों में, मार्केट्स में बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देके उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बातचीत करने की जरूरत है। अदरवाइज आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते और टैक्स नेट में इजाफा नहीं कर सकते। बस अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम हर साल बजट से पहले ये सारी डिस्कशन करते हैं, बजट आता है और भूल जाते हैं कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करें, डॉक्यूमेंट करें, लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हमें होता दिखाई नहीं देता। जैसे ही बजट डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है, मीर साहब, सर प्लान बी भी तो कोई होना चाहिए ना। हमें यहाँ पे पिछले कुछ अरसे में बहुत आदत हो गई श्रीलंका को बार बार कोट करने की। श्रीलंका जब उसने देखा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम पर एतमाद नहीं कर रहे, वो हमें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक पूरा कंसोलिडेटेड प्लान है फाइनेंशियल जो दिया है, जो कि उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, अगर आप जाके देखें। हम जब बात करते हैं कि अगर ये नहीं भी होता तो हम कुछ मैनेज कर लेंगे, हमारी प्लान बी के ऑप्शंस क्या हैं और आपको लगता है हमने गौर करना शुरू कर दिया उन पर? यकीनन गौर करना शुरू कर दिया, बल्कि बिल्कुल हम इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए, ये बात मुझे समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान जिसकी इकोनॉमी कोई है ही नहीं तकरीबन, बिल्कुल तबाह हाल मुल्क है, वहां तो डॉलर 107 का हो जी और हमारे यहाँ 300 का हो। ये एक मसवी, आप आज डॉलर की कीमत कहते हैं फ्लोट कर दे, आप 285 से लेकर 315 पे ले जाए, कल वो 350 का ओपन मार्केट में कर दें। ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, मेरे लिहाज से एक प्लान साजिश है जो हमारे साथ करवा रखी जा रही है। प्लान बी हमारे पास क्या हो सकता है, मैंने आपको बिल्कुल वजाहत के साथ कर दी है कि इस खित्ते में असल कुव्वत अब चीन है, और चीन के साथ शंघाई कॉन्फ्रेंस के जो ममालिक हैं, रूस है, सेंट्रल एशिया है, वो और चीन के आप सऊदी अरब और ईरान के साथ भी ताल्लुकात की बेहतरी, ईरान के बॉर्डर पर हमारा उनसे बिजली लेना भी और वहाँ एक तरह की मंडियां खोलना भी, ये सारी मार्केट खोलना भी, ये सारा जाहिर करता है कि खित्ते में नए ऑप्शन मौजूद हैं। वो नए ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं। चीन तो पहले हमारा दोस्त था, हम ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री थे। वो तो बदकिस्मती हमारी है कि पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ कुछ ऐसे दानिशवराना ख्यालात पैदा हुए कि हम CPEC को रोल कर बैठे। हमने कहा जी करप्शन हुई है, हमने कहा जी CPEC के मामला जो हैं उसको असर न देखेंगे, हमने कहा जी 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वजीर तक ने कह दिया। अमेरिकन चीनी सफीर जो था बेचारा रोता रहा, लोगों को समझाता रहा, खुदा के लिए समझ जाओ, अपनी मैशत को तबाह कर लो, अब कर लिया तबाह हम। और अब भी हमारे पास जो प्लान बी है वो यही है कि हमें अगर IMF की पार्टी हमें डिफॉल्ट कराना चाहता है तो ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं। और साहब मैं बता रहा हूँ, देखिए अब तो ये युआन में तजारत की जाए, या हम रूस को पेमेंट जो करें वो डॉलर में नहीं कर रहे। अब ये सारी सूरत पैदा हो रही है कि प्लान बी का हिस्सा है। हाँ। हम उनको इशारे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, हम बिल्कुल इस सूरत से निकल जाएंगे। उन्होंने हमारे दोस्तों को, सऊदी अरब को, UAE को प्रेशराइज किया कभी आप पैसे ना दें, लेकिन देखिए इस तरह चल नहीं सकता। हाँ। एक जमाने में कहा करते थे, वो लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे वाशिंगटन एक्सेस का। वाशिंगटन एक्सेस का मतलब होता था वर्ल्ड बैंक, IMF और ट्रेजरी बेंचेस। ट्रेजरी बेंचेस तो अमेरिका का वजारत खजाना, ये मिलकर एक दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब भी वो कर रहे हैं हमारे साथ।
रोज लेकिन आपको लगता है कि जो आपने कहा कि हमारी तरफ से कुछ इशारे, कुछ इंडिकेशंस वहां पर दी जा रही हैं कि हमारे, ऐसा नहीं है कि कोई बैक नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये वाला IMF प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा या नहीं की जो हम बात करें? क्योंकि कुछ खबरें, कुछ जराये के मुताबिक रिपोर्ट हुई थी कि शायद कुछ अथॉरिटीज ने यकीन दहानी कराई है कि ये आ जाएगा बैक ऑन ट्रैक, ये प्रोग्राम जो है। देखिए, अगर वो नहीं करते, आखिरी ये महीना है और इस महीने में अगर वो नहीं करते तो हमने इशारा कर दिया कि नए प्रोग्राम की हमसे बात करो, बजट के फौरन बाद हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मतलब हमने कह दिया कि भाई हम आपको तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप अगर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो फिर देखिए, आप सोच लीजिएगा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमने तकरीबन इस तरह कन्वे किया है, बड़ी आजिज़ी के साथ, ये नहीं कि अकड़ के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ कन्वे किया है। ये ना समझें कि हम डिफॉल्ट कर देंगे जब कुछ होंगे, ये होंगे। हो सकता है हम IMF के जो कर्जे देने होंगे उसको हम कहें कि ये आप उससे पहले तय करें, हम आपके मेंबर हैं, हम आपके प्रोग्राम में हैं, आपके प्रोग्राम को खराब किया है, आप उसके साथ हमारे साथ नेगोशिएट करें। शायद हम किसी और पोजीशन में आ जाएं, तो अभी वो नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए हम इशारे नहीं कर रहे। लेकिन पहली बार हमारी जो वज़ीर खजाना खजाना है गौस पाशा, उन्होंने इशारे किए हैं कि हम हाथ पे हाथ करे बैठे नहीं हुए, हमारे पास प्लान बी भी है और इससे आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। साफ बात कर दी है। और आज ये भी आ गया कि हम नए प्रोग्राम की मुज़ाकरात जो है वो बजट के बाद शुरू कर देंगे। कमेटी को कहा गया, बताया गया, ये सारा वो नक्शा जो बताता है कि IMF को भी कोई मूड में अगर वो नहीं नजर आता, वो हमें इशारा दे रहा है कि आप पैसे नहीं देंगे, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले, तलाक करें। वो भी आपको क्या पता है? बिल्कुल ठीक है। आपको क्या पता है टेररिज्म होती है तो क्या होती है? पता है आपको? जब ट्रंप के खिलाफ कैसे शुरू हुए हैं, व्हाइट हाउस पे हमला किया था, क्या किया आपने? एक आदमी ने पुलिस उसकी जो आपकी स्पीकर उसके बेस पे पांव रखा था, आपको कितनी सजा दी उसको? आपके यहाँ कोई इस तरह की टेररिज्म की वारदात करे, आप गर्दन से पकड़ के नीचे बैठा देते हो उसको, और हमें आप मशवरा ह्यूमन राइट्स का बता रहे हैं। आपको याद नहीं आया कभी ह्यूमन राइट्स? इस वक्त कहाँ से याद आ गए आपको? और ह्यूमन राइट्स का सबक लेना तो हम आपको पढ़ा देंगे ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और क्या नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल ऐसी बात है, अपने मुल्क में जिन जो वेपन ओन करते हैं उनके राइट्स, लेकिन जिन पर वो इस्तेमाल होते हैं उन पर बात नहीं की जा सकती। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ। एक तो ये कि जो आने वाला बजट है उससे क्या तवक्कुआत रखी जाएं, कुछ मिस टारगेट्स हैं उनको लेकर बहुत बात हो रही है, एंड ऑफ कोर्स बात होगी कुछ सियासी सूरत हाल पर भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
रॉयल रूम कूलर, पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। एसीडीसी वाटर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, मिस टारगेट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जा रही है कि बहुत सारे इकदाम करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो शायद हम अचीव नहीं कर सकेंगे। वो तो ज़ाहिर है अभी इकनॉमिक सर्वे आएगा और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी वाजे होंगी, लेकिन ये कहा गया कि महंगाई की सूरत हाल भी सबके सामने है, उसकी शर्म जिस तरह से इजाफा हुआ वो भी सबके सामने है। एक्सचेंज रेट को भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो भी उस तरफ भी बहुत सारा काम किया गया। उसके बाद 800 अरब में कहीं पे फिगर पड़ी थी, स्टैट्स देख रही थी कि इजाफी टैक्सेस जो है वो लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं अचीव हो सकेगा, वो मिस हो जाएगा। और इस तरह के और बहुत सारे मुतअद्दिद टारगेट्स होंगे जिनके पीछे यही जो है वो कहानी इस वक्त सामने आ रही है। तो जो बजट है, पुराने सारे टारगेट्स मिस हो गए, तो ये जो सूरत हाल है ओवरऑल ये कोई बहुत अच्छी बनती हुई लग तो नहीं रही। नहीं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। देखें, बात यह है कि हमें पीटीआई के 4 साल दौर के बाद जो कुछ हमें विरसे में मिला है, जो हमने इनहेरिट किया है, उनकी बदइंतज़ामी की शक्ल में जो कुछ उन्होंने ये मुल्क के साथ किया, मईशत समेत हर शोबे के साथ जो कुछ किया, जिसने मुल्क को क्या दिया, यानी ये कि महंगाई, बेरोज़गारी, बदकलामी, बदज़ुबानी। तो बात यह है कि हमने जो कुछ इनहेरिट किया है उसके नताज पूरी कौम भुगत रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, और ऑनेस्टली हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ और हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, दोनों की ये पूरी ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है कि आवाम को जितना रिलीफ दिया जा सके दिया जाए, फौरी तौर पे दिया जाए, आवाम के ऊपर कोई मज़ीद बोझ ना डाला जाए। जब भी ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो ये इस तरह का तकलीफ़ दे फैसला था जिससे ये मैं समझता हूँ कि आम लोगों की निस्बत मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अब यह है कि उनकी ख्वाहिश है और पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब यह है कि हम बेहतरी की तरफ जो हमारा सफ़र है वो शुरू हो चुका है। हम इंशाअल्लाह आवाम को कुछ ना कुछ ज़रूर रिलीफ देने के काबिल होंगे। टेम्पररी रिलीफ्स तो नहीं होंगे, क्योंकि जो इलेक्शन बजट्स होते हैं ना, इलेक्शन ईयर के जो बजट्स होते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि कोशिश की जाती है कि कम से कम दिखाया ये जाए कि आवाम को रिलीफ जो है वो मिल रहा है। इलेक्शन से हट के देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो दिली ख्वाहिश है मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ शहबाज शरीफ की, उनकी ख्वाहिश ये है कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। आपको याद है कि मियाँ नवाज शरीफ के अपने दौर में 13 से 18 तक देखें, ये कि आवाम को जिस तरह रिलीफ दिया गया, उस वक्त जो कीमतें थी कितनी स्टेबल थी, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। उस वक्त की आप ये कीमतों से कंपैरिजन करें, गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, यह कोई मुकाबला ही नहीं है। उस वक्त यह है कि ये आवाम, मैं समझता हूँ कि जितने यानी सुख के साथ, चैन के साथ रह रहे थे, यानी उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब भी यह है कि आवाम उस दौर को याद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, बिल्कुल इंशाअल्लाह इस मुल्क में आवाम को फिर रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह, और वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही देगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, क्या तवक्को रखे आवाम आने वाले बजट से? क्योंकि जो बात अभी डॉक्टर साहब यहाँ कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत दफ़ा कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा बजट को, बजट जो है आवाम दोस्त होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम रिलीफ की तवक्को रख सकती है मौजूदा सूरत हाल में? देखें, गिवन सर्कमस्टांसेस में ये जो अभी हालात चल रहे हैं, इसके अंदर इस गवर्नमेंट का जो मेन एम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ भी जो मुशावरत की गई है और उन्होंने भी जो सजेशंस दी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आपने इस बजट के अंदर गवर्नमेंट में जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं कि आपने आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है। वो जिस जिस सेक्टर में दे सकते हैं, जिस जिस तरीके से गुंजाइश निकाल सकते हैं, वहां पे देनी है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जैसे इन्होंने जिक्र किया, और बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी के साथ बहुत ज्यादा फीडबैक आता है, और वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स को फीडबैक दे रहे हैं कि देखें आइंदा आने वाले टाइम में इलेक्शन भी आना है, और इस मुल्क के अंदर पिछले ये जो 4 साल इमरान खान साहब का और ये जो ये हुकूमत को साल सवा साल हुआ है, इसके अंदर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी कि अब लोगों की इस महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। तो लिहाजा ये जो बजट है, इसके अंदर आवाम को रिलीफ देना बड़ा जरूरी है, और इसके ऊपर सारे यकजा होके इस पे सोच रहे हैं कि हर मुमकिन तरीके से आवाम को देना है। और मैं समझता हूं
कि गवर्नमेंट के पास रिलीफ देने के अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि जितनी महंगाई करनी थी वो तो कर दी है। तो मजीद आप गुंजाइश देंगे तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये जाके अवाम के अंदर दिखा सकेंगे, चेहरा दिखा सकेंगे और वोट मांग सकेंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन के अंदर जाना और वोट मांगना। बिल्कुल ठीक है, तो चलें देखते हैं कि जो सूरत हाल है ये क्या रुख इख्तियार करती है। सजाद मीर साहब, सर थोड़ा सा सियासी सूरत हाल की तरफ भी अगर हम आ जाएं, बहुत से हमने ऐलानात सुने कि सियासत से ही जो है वो किनारा कशी की बातें होती रही, हमने सियासत ही छोड़ दी है, हम सियासत नहीं करना चाहते। अब वही चेहरे उभर रहे हैं, तरह तरह के ग्रुप्स के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, कोई फवाद ग्रुप है तो कोई कौन सा ग्रुप है। ये क्या हो रहा है? पहले कहते हैं हमने सियासत छोड़ दी, फिर रीग्रुप होने की एक अटेम्प्ट दिखाई देती है, और उसके बाद जो दावा किया गया खासतौर पर फवाद चौधरी वाले ग्रुप की तरफ से, उसकी तरदीद भी कर दी गई, जिन लोगों की तरफ इशारा किया गया कि हम उनके साथ जो है वो राब्ते बहाल कर रहे हैं। असल में फवाद चौधरी को तो मैं कभी सीरियस लेता ही नहीं। उसको मैं जानता हूँ कि जब वो जर्नलिस्ट था तो किस लेवल का था, और जब वो यहाँ वकील था तो किस तरह का। मैंने कभी सीरियस लिया नहीं उसको हुकूमत में होने के बाद। चपड़ चपड़ बोल के कुछ अपना अपने लिए स्पेस पैदा करता है 1.5 साल, नया परवेज अपने शेख हसीन बनना चाहता है, ना कहना चाहता है। अलबत्ता ये बात है कि नई ग्रुपिंग तो होगी, बनेगी भी और बनने चाहिए भी और बन जाया करती है। इस हाल में शाह महमूद कुरैशी को जो है ने ऐलान कर दिया है कि उसके बाद वो होंगे, समझ रहे हैं पार्टी उसके हाथ में आ रही है। तो इसके वो ख्वाहिशमंद हैं, बहुत देर से करना चाहते हैं। उस तरफ से जंगीर तरीके अपने बहुत से लोग साउथ के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरफ खैबर पख्तूनख्वा लोगों का जो है वो अपना एक राज है, अपना एक अंदाज अपने है। तो पार्टी के हिस्सों में एमक्यूएम पड़ी थी। एमक्यूएम भी अपने जब पानी ने अल्ताफ हुसैन बातें की थी, नारे लगाए थे, और उसको एक तरह से सियासत से निकलना पड़ा था। पार्टी ने अपने कुछ करिए आने के लिए 2-3 ग्रुप में बैठ। सजाद मीर साहब, आपसे दोबारा रब्ता करने की मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, कोशिश करें, आपकी आवाज़ जो है बहुत डिस्टॉर्ट होकर आ रही है, तो आपकी हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर ये सवाल आपकी तरफ दोबारा लेकर आ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, धड़ेबंदियां हो रही हैं या नए लोग आ रहे हैं, लोग नई जमातें बना रहे हैं, या पुराने लोग पुरानी जमातों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सूरत हाल को एक तो कैसे देखते हैं? और जो लोग इस तरह से जमातें छोड़कर ये ऐलान कर चुके हैं कि वो सियासत नहीं करना चाहते, अब वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो अभी इस वक्त पॉलिटिक्स करती हुई जमातें, उनको वापस लेना चाहिए उनको? देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई कोई एक फितरी सियासी जमात तो थी नहीं, कभी नहीं रही। ये तो एक चूं चूं का मुरब्बा, देखें, कोई पीपल्स पार्टी से आ गया, कोई काफ लीग से आ गया, कोई किसी ग्रुप से आ गया, तो इस तरह मिल मिला के तुझे एक धड़ा बन गया। अब यह है कि बदकिस्मती से इन्होंने 9 मई को जो अपने ऊपर ख़ुद कुछ हमला किया, ये जो कुछ इन्होंने किया, देखें, फ़र्ज़ करें इनको ये है कि कोई शिकायतें भी थीं, आर्मी लीडरशिप से भी शिकायतें थी। मुझे कोई आदमी कोई इनका बताए, कोई सेन एलिमेंट कोई अगर इनमें हो, अगर यकीनन हो हैं, तो क्या ये है कि क्या अगर आर्मी चीफ से कोई शिकायत है तो क्या उसमें ये बताया जाए कि एम आलम के जहाज़ का क्या कसूर है, कोर कमांडर हाउस का क्या कसूर है, जिसका नाम जना हाउस है, जो कायद आज़म का घर था, कल शेर खान का क्या मुस्तकबिल पर बात करते हैं। हम लोग ने वैसे भी कैटेगोरिकली अब ये फैसला किया कि जो तबाही उन्होंने की है मुल्क में, उसका जिक्र ना ही किया जाए तो मुनासिब है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं सोचा। सर, हमें सोचना चाहिए कि इंटरनेशनली मीडिया हमें देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, हमें ज़रूरत नहीं है शायद दोहराने की जो कुछ उन्होंने किया। देखें, बात यह है कि ये बात सही है कि ये ऐसा एक स्याह बाब है, काश कि ये हमारी तारीख से निकल सके, काश ये निकल सके। देखें, 16 दिसंबर 1971 के बाद वो जो है उस वक्त हमारी फ़ौज की बेतौकीरी हुई, फ़ौज ने हथियार डाले दुश्मन के आगे, वो दुश्मन के हाथों बेतौकीरी हुई। अब तो ये नाम निहाद पाकिस्तानियों के हाथों बेतौकीरी हुई है। तो बात यह है कि ये उनको भी एहसास करना चाहिए, और जो लोग इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए, इबरतनाक सज़ाएँ, और जो मुलव्वस नहीं है उनको ये है कि जमहूरी तरीके से उनको अपना रोल अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अगर जो लोग छोड़े हैं जमातें इस तरह की, वो अगर आते हैं आप लोगों की जमातों में आने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो ले लेना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, मैं हमारी जमात तो देखें, पहले ही मैं समझता हूँ कि उसमें तो हमारे कुछ कायदीन ने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई ऐसी हमारे यहाँ तो देखें ना, कहीं कोई वैक्यूम तो है नहीं है, तो जहाँ वैक्यूम है वहाँ वो जाएंगे, हमारे पास तो कोई वैक्यूम नहीं है। अच्छा, और अगर नई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं? वैसे तो कहा जाता है कि कंपटीशन हेल्दी होता है, अगर कोई नए प्लेयर्स आना चाहते हैं नई जमातें बनाकर,
तो ये आप उसको किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, मस्बत बात है? देखें, बात यह है कि ये एक तीसरी जमात थी, तीसरा ऑप्शन के तौर पे इन्होंने अपने आप को पेश किया पीटीआई ने, और लोगों को, बेशुमार लोगों को, नौजवानों को, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को बड़ी इनसे उम्मीदें थी। सच्ची बात ये है, जो इन्होंने उम्मीदों पे बिल्कुल पानी डाल दिया, पानी फेर दिया, उम्मीदें ख्वाब सारे टूट गए, रेज़ा रेज़ा हो गए। जो कुछ इन्होंने किया आपने, यानी बतौर अपोजिशन के भी और बतौर हुक्मरान जमात के भी, जो इनका कॉन्डक्ट था किसी लिहाज से भी काबिल रश नहीं था, इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक रहा। तो उससे ये है कि सच्ची बात यह है कि वो जो थर्ड ऑप्शन वाली बात थी वो तो ये कि बुरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन अगर कोई हेल्दी माइंडेड लोग जो हैं, पॉजिटिव माइंडेड लोग, कंस्ट्रक्टिव माइंडेड लोग जो हैं वो आगे आते हैं, तो ये है कि ये हमारे मुल्क में कोई भी इस तरह की सियासी जमात उभरती है, हाँ, तो उसको अपना रोल अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। मीर साहब से दोबारा रब्ता हो गया। मैं जुल्फ़िकार साहब की तरफ जाने से पहले, मीर साहब आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि नए लोग तो अब आएंगे, नई जमातों का कॉन्सेप्ट भी आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये होगा, तो बात मुकम्मल कर लीजिएगा कि आप समझते हैं कि नई जमातें अब हम देखेंगे, उनकी आप क्या समझते हैं कि जो एक जो पॉलिटिकल वो है रीना है, उसके अंदर क्या वैल्यू होगी? क्या वो ऐड करेंगे वैल्यू के अंदर? अच्छा है, खुश आइंद है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये खास तरह की खुद पीटीआई के अरकान में इसमें कोई शक नहीं कि वोट बैंक की सकता है, वो उनका लीडर है। लेकिन जब उनके पास वोट ही नहीं होंगे, लड़ने वाले होगी, पार्टी नहीं होगी, शायद इसके लिए भी लोग आप लेकर चलना मुश्किल हो। जिस सारी सूरत हाल तो सबके सामने है, लेकिन जो किस्सा ये है कि ये तो आने वाले इंतखाबात की सूरत हाल किससे पता चलेगा क्या बनता है। अब यही पता चलेगा कि इमरान के खिलाफ मुकदमात हैं, खासतौर पर ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला मुकदमा है, इसमें क्या वो बच निकलते हैं? अदालतें उसको बहुत रिलीफ दे रही हैं, लेकिन कानून के माहिरीन ये कहते हैं कि मुकदमात से बचना आसान नहीं है। मैं नहीं कहता कि उसको नाअहल करता हूँ, मैं नहीं कहता पार्टी को बैन करने के तो मैं हक में ही नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि अगर उसको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए तो इमरान का आइंदा इलेक्शन में खुद आना जो है ना मुश्किल लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका वोट बैंक होगा, तो बहुत से लोग क्या उसके साथ आएंगे जो सिर्फ इसलिए किसी पार्टी में आते हैं ताकि इक़्तिदार में आ सके, ताकि उसके टिकट से कुछ जीत सकें। ऐसे में ये 3-4 जो ग्रुप बनेंगे उनका क्या असर होगा, क्या बनता है, क्या कुछ वो इससे तोड़ सकेंगे, नहीं सकेंगे? अगर फर्ज किया नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, मसला तो पंजाब का है ना, तो वो मुस्लिम लीग री एमर्ज का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें मुस्लिम लीग वो इवन प्लेइंग फील्ड जो बात करते हैं वो नवाज शरीफ के आने के बाद ही होगा, और उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी इस पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में, उसके नतीजे के तौर पर पीटीआई को क्या मिलेगा, मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा, किसी और को क्या मिलेगा, और इस सारे नक्शे में फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये तो आने वाले दिनों में मालूम होगा। लेकिन अगर हालात इस तरह खराब किए जाते किए गए हैं तो फिर तो आप इलेक्शन कहाँ नजर आते हैं आपको? फिर तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब कोशिश तो यही है, सभी की कोशिश यही है कि इलेक्शन वक्त पे हो। वक्त से मुराद ये है कि आइन के मुताबिक इस तरह अक्टूबर-नवंबर में इसकी जो डेट है उस पर इलेक्शन हो, और जो क़यादत मुंतखब आके होके आए वो मुल्क को एक बेहतर तौर पर आगे चलाने की पोजीशन में होगी। उससे कोई वो प्रेशर नहीं होगा जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को फेस करना पड़ा है आउटसाइड, और हर दर्जे का प्रेशर है, ऐसा प्रेशर नहीं हुआ करता। और मेरे ख्याल में खास तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया है हमारे अदारों ने भी, हमारी आर्म फोर्सेस ने भी, दूसरे लोगों ने भी। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। एक हमारे जज हैं जिनको उन्होंने, जस्टिस शाहिद सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, और वो बहुत दुरुस्त बात, एक प्रोग्राम में बैठे हुए उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप QH के सामने गाड़ी खड़ी कर सकते हैं? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा क्या अंदर कोई हिफाजत का निज़ाम मौजूद है? उन्होंने तलत प्रोग्राम कर, तलत ने कहा कि लीथल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा फिर ये जो अंदर गए थे, ये जज कह रहा है, कानूनदान कह रहा है, उससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का कौन हो सकता है? उसने कहा फिर अंदर जाके ये वापस कैसे आए? चले तो गए थे ये बेवकूफ, वापस कैसे आए? ये जो वापस आने दिया गया है ये बहुत तहम्मुल सब्र और का मुजाहरा है जो हमारे इदारों की तरफ से किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं होगी। अब सारे वो ट्रेस आउट हो गए हैं, किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कब किया, और जिनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं चलने चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है दुनिया में नहीं होती। अरे बात आप कहते हैं फलां कर दिया, आगे कल ही तस्वीरें आई हैं आफिया सिद्दीकी की, 20 साल से अमेरिका की जेल में है।
पकड़ा पाकिस्तान से, कहते हैं अफगानिस्तान में लड़ते हुए। और बात यह है कि हमें सबक ना पढ़ाएं, हमें आपकी ह्यूमन राइट्स का और आपके अदालती निज़ाम का और आपके निज़ाम अदल का और आपके ह्यूमन राइट्स की, अरे आपने ह्यूमन राइट्स के इस तस्वर से बचने के लिए आपने गोतनामा बे बना दी। आपने वो क्या जेल थी इराक में गरीब, तो वो बना दी। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ सारा कुछ हुआ, एक तो ये कि पार्टीज बनेंगी भी, और आपने कहा कि इन सब लोगों के साथ बहुत सब्र से काम लिया है इदारों ने भी। मैं जुल्फिकार साहब थोड़ा सा इस पे आपकी राय भी चाहती हूँ। चेहरे पुराने हैं, शायद नई पार्टीज बनेंगी, एक ये भी हम देख रहे हैं कि कयास राइयों का सिलसिला जारी है। पुराने चेहरे शायद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जमातें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ठिकाना तलाश कर रही हैं, और कुछ तजियाकारों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त उनकी फेवरेट जमातों में से एक है। बहुत से लोग जो है वो इस वक्त राब्ते में हैं आपकी जमात की क़यादत के साथ। किस तरह देखते हैं सूरत हाल को? देखिए मैडम, ये जो दो तरह के लोग थे पीटीआई के अंदर, एक वो लोग थे जो अपॉर्चुनिस्ट थे और वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो मुफाद परस्त थे और उन्होंने मुफाद अपना देखना था और जाती तौर पे वो उस चीज को हासिल करना चाह रहे थे। तो उनको इमरान खान की सूरत में और पीटीआई की सूरत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आया कि जहाँ पे वो आके उन्होंने अपना फायदा लेने की कोशिश की। और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने अपना नया कैरियर बना के सियासी कैरियर स्टार्ट किया था। अब वो जब उनको नजर आया कि ये जो 9 मई के वाक़े के बाद कि यहाँ पे अब इस पार्टी का, इस लीडरशिप का फ्यूचर नहीं है, तो लिहाजा वो सारे खाना बदोश जो है उन्होंने आगे की राह जोड़ ली है। इस मुल्क के अंदर बहुत दफा ऐसा हुआ है कि जब किसी पार्टी पे मुश्किल वक्त आया है और जब हालात ऊपर नीचे हुए हैं तो ये लोग अपना खाना बदोश जो है अपनी पुरानी जगह छोड़ के नई जगह चले जाते हैं। लेकिन इस दफा जो मामला है वो मामला है कि अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने का। अब ये सारे लोग वो लोग हैं जो जिन्होंने इंस्टिगेशन प्लानिंग के अंदर हिस्सेदार रहे हैं, और ये जो मर्जी जमात बना लें, जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, इन सबको जगह नहीं मिलनी, क्योंकि हाँ इसके अंदर वो लोग जो कि मेन मामले के अंदर, दहशतगर्दी के मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गुंजाइश मिल सकती है। और इसके अंदर हमारी पार्टी भी बहुत सारे लोगों के ऊपर केस टू केस बेसिस पे लीडरशिप के साथ बातचीत करके जिसको लीडरशिप अप्रूव करे उसको हम पार्टी में वेलकम भी करेंगे, ज्वाइन भी कराएंगे और उसकी गुंजाइश भी निकलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम के तमाम जो लोग जो इस दहशतगर्दी का हिस्सा था और पहले वो कई दफा जमातें बदल चुके हैं, वो सारे मुंह उठाएंगे और कहेंगे कि हम पीपल्स पार्टी फेवरेट है तो हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारी लीडरशिप बड़ी रिस्पॉन्सिबल, समझदार लीडरशिप है और उन्होंने ये देख के फैसला करना है कि कौन शख्स हुकूमत, इदारों और मुल्क के कौम के लिए क्या माजी में उनका किरदार रहा। और जिन फैक्टर्स को या जिन लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है जो आप कहते हैं कि वो बेशक कहीं पीपल्स पार्टी फेवरेट नहीं लेंगे, मैं समझती हूँ ऐसे ही लोगों के बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी पहले दिन स्टेटमेंट दी थी कि हमारी जमात में गुंजाइश नहीं है। ये लोग अगर अपना कोई ग्रुप, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के आ जाते हैं एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, तो उसको कैसे देखते हैं? ये देखें, आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की ना, मैं आपको बताऊं ऐसे लोग गए थे, मियां साहब ने किसी एक शख्स को 2013 में ऐसे टिकट नहीं दी थी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। 34 के करीब ये लोग थे और उनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया था। वो ऐसे ही वो भी खाना बदोश बन चुके हैं क्योंकि मियां साहब को जो है अपने तजर्बे से समझ आ गई है कि ऐसे लोगों को आइंदा पालना पोसना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जी कहूँगा कि बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। ये खाना बदोशों की जमात थी जिन्होंने 9 मई के बाद अपना खाना खराब कर लिया जी। खराब कर लिया। आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा पोर्शन? नहीं, दूसरा सवाल मैं यही करी थी कि अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं उस सूरत में किस तरह से देखते हैं आप? मतलब एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना भी लेते हैं तो देखें इनकी क्रेडिबिलिटी और इनका कैरेक्टर और इनकी जो मार्केट के अंदर रेपुटेशन है वो आप देख लें, इनको किसने वोट देना है? इनको किसी ने वोट नहीं देना। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग एक्टिव होते हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं, राब्ता रखते हैं और ग्राउंड पे जब नहीं रखते तो फिर लोग उनको वोट नहीं डालते। इन लोगों को पहले अपना माजी, अपना कैरेक्टर, अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों को जाके बतानी पड़ेगी। यहाँ पे इस टाइम पे अगर पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी दीगर जमातें, तो यहाँ पे PTI भी ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा PTI से निकल के जाने वालों को उस तरीके का वोटर सपोर्टर नहीं मिलेगा।
बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया। मैं मजीद वरना इस इशू पे जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सजाद मीर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा जो है वो अपने तजिए से हमें नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।